हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसी दो ध्रुवीयता के अंत के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो फर्स्ट बुक है। हमने आपको चैप्टर 1 जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत, इसको हमने बड़ी ही शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया और पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अब यही मतलब बनता है कि एक बार उसका एमसीक्यू टेस्ट ले लिया जाए। हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी इस चैप्टर में 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन मिड टर्म का हो या प्री बोर्ड का हो, जहां से भी पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कुछ अब से बनाया हुआ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी या अन्य किताबों से हमने उठाया है। कुल मिला जुला करके आपके ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पहली बात तो ये होता है, रूल यही कहता है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों, तो पढ़ने के बाद, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू हम बनाएं। अगर एमसीक्यू अच्छे से बन रहा है, इसका मतलब कि चैप्टर हमारे अच्छे से उसके कंसेप्ट को क्लियर हो रहा है और उसके बाद उसका टेस्ट ले लिया जाए जो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनते हैं, तो आपका वो चैप्टर निश्चित तौर पे आपके लिए बन जाता है, यानी वो आपको समझ में आ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन आगे पीछे है, पूरी तरह से घुमाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्लोसानेस्ट और प्रेस्त्रोइका के मंत्र किसने दिए थे। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसका मतलब ये जो था, एक खुलापन और पुनर्गठन की जो ये नीति थी जिसने लाया था, वो कौन व्यक्ति थे। यही कह रहा है ना, ये रसिया भाषा में लिखा गया है और इस के मंत्र को किसने दिया था, अर्थात कहने का मतलब किसने इसको लाया था दोस्तों। तो आपको पता होगा कि इसको लाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने ही दोस्तों ये नीति लाई थी जब 1980 के दशक में 1980 के दशक में यूएसएसआर अपने पतन के रास्ते पर चल दिया था। क्या हुआ था, अपने पतन के रास्ते पर जब चल दिया था, तब जाकर के इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने 1982 से 91 तक कहाँ रहे, यूएसएसआर के राष्ट्रपति और महासचिव के रूप में रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं जिसका उत्तर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। इसी तरह से हमने अच्छे क्वेश्चन चुन रखा है। कह रहा है कि सोवियत संघ का विभाजन के बाद रूस का, ये नहीं कह रहा है कि सोवियत संघ का, रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना। तो रूस में जब सोवियत संघ का 1991 में दोस्तों विघटन की घोषणा कर दी गई, विघटन की घोषणा पूरी तरह से कर दी गई, तो रूस गणराज्य जो था बाहर निकल गया था। उसके साथ रूस, बेलारूस और यूक्रेन, हमने जो बताया आपको, निकल गए थे। तो अब जाकर के 1991 में ही रूस में चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उस समय वहां का राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन बोलते हैं, बोरिस यल्त्सिन बनते हैं। तो अब आपका उत्तर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है यल्त्सिन बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोरिस
यल्तसीन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो सोवियत संघ दोस्तों अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया था, जब वहां पर इसी समय अफगान संकट आया था। क्या आया था? अफगान संकट आया था। जब ये अफगान संकट आया था तो इसी समय उसने यहाँ पर हस्तक्षेप किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1979 हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी जब सोवियत संघ 1991 में पतन हो गया, उसके बाद सोवियत संघ के देशों ने किस व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? चलिए बताइए क्या होगा। तो आप इसे बता सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? शॉक थेरेपी को अपनाया था। कौन सी व्यवस्था को अपनाया था दोस्तों? शॉक थेरेपी को अपनाया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचा कर उपचार करना। ठीक है दोस्तों, तो इसने शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1991 में, जो WB यानी वर्ल्ड बैंक प्लस IMF के द्वारा निर्देशित था। किसके मार्गदर्शन में? तो अमेरिका के मार्गदर्शन में इसको लाया गया था। दोस्तों बड़ी आराम से आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल घबराने की इसमें बात नहीं है। एक एक करके आप वीडियो को आराम से देखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसे समझने की कोशिश करिएगा। निश्चित तौर पे आपको जो ये हमने 30-35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए बड़े ही फायदेमंद होगा। अभी इसके बाद यूनिट टेस्ट होता है, उसमें भी इसमें से कोई ना कोई आएगा। प्री बोर्ड का क्वेश्चन जो होगा या मिड टर्म, इसमें भी यहाँ से आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि शीत युद्ध का प्रतीक जो बर्लिन की दीवार थी, उसको पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया था? यानी जो बर्लिन था, यानी ये हमारा जो था, ये जर्मनी था। इसी जर्मनी के बीचों बीच एक बर्लिन का दीवार बनाया गया था। क्या हुआ दोस्तों? बर्लिन का दीवार बनाया गया था, जिसके कारण पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था। जो ये पूर्वी जर्मनी था, यही पूर्वी जर्मनी जो था किसको मानता था? तो ये पूर्वी जर्मनी साम्यवादी व्यवस्था को मानता था। साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, जिसका नेतृत्व USSR करता था। और इधर वाला जो था ये कौन था? पश्चिमी जर्मनी था। ये कौन था दोस्तों? पश्चिमी जर्मनी था। और इस पश्चिमी जर्मनी को कौन लेके चलता था? तो ये पूंजीवादी व्यवस्था था। पूंजीवादी व्यवस्था था। पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चलने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? अमेरिका था। अब पूछ रहा है कि कब ये जो बर्लिन का दीवार था, जो 1961 में बनाया गया था, लगभग 150 किलोमीटर लंबा था। तो अब इसे कब गिराया गया था? तो दोस्तों कहते हैं 9 नवंबर 1989 में बर्लिन के दीवार को पूर्वी जर्मनी की जनता ने गिरा दिया और खत्म कर दिया। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन का दीवार गिराया गया। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। तो बड़ी आसानी से आप एक एक चीज को समझ करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई? हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है UNO। वर्ल्ड में एक संस्था है UNO। इसी UNO के कई अंग हैं, अर्थात ये कहा जाए इसके 6 अंग हैं। इसी 6 अंगों में से एक अंग है जिसका नाम सुरक्षा परिषद है। ठीक है दोस्तों, यानी कहते हैं कि एक UNO है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद हुई थी। और इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं?
इसके 6 अंग हैं। उसी में से एक महत्वपूर्ण अंग जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। इसी सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद, ठीक है दोस्तों, नाम है इसका क्या, सुरक्षा परिषद। और इस सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 जो हैं वो अस्थाई होते हैं। 5 कौन होते हैं दोस्तों, अस्थाई होते हैं। और 10 जो होते हैं ये टेम्पररी अस्थाई होते हैं, जो प्रत्येक 2 साल पर, कितने साल पर दोस्तों, 2 साल पर ये हटते रहते हैं। और ये तो जो 5 लोग हैं ये तो खैर परमानेंट ही हैं, जिसमें जर्मनी है, सॉरी, जिसमें इस 5 में कौन कौन है, नंबर 1 इसमें एक अमेरिका भी है, एक अमेरिका है, एक दोस्तों फ्रांस है, साथ ही साथ इसमें ब्रिटेन है और चीन भी है और रूस भी, यूएसएसआर भी था, यूएसएसआर भी था। अब यही पूछ रहा है कि जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो इसका उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो इसको दोस्तों रूस को इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। मैंने संक्षेप में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी है जो आपको अभी समझ सकते हैं, अभी आप इसे देख सकते हैं। तो कम से कम जो क्वेश्चन अगर इधर आता है तो आप इसे बना सकते हैं, कोई पूछे तो थोड़ी बहुत इसके बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज जब हम ये फर्स्ट बुक का ही 4था चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि किसे दी गई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, तो जब यूएसएसआर का पतन हुआ। तो यूएसएसआर का पतन कब हुआ, इसका पतन हुआ 25 दिसंबर 1991 को ये बात कही गई। तो जब 1991 को की गई तो उसके बाद ही तो अपनाया गया होगा, तो इसका मतलब कि इसी का उत्तर क्या हो जाएगा, 1991 में इसे अपनाया गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, रूस के 2 गणराज्य जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला, उस हिंसक अलगाववादी का कौन से 2 गणराज्य थे जिसने मांग की और आगे बढ़ा था। तो दोस्तों इसको हमने बताया भी था मध्य एशिया संघर्ष के दौरान, चेचन्या और दर्गिस्तान। चेचन्या और दर्गिस्तान 2 ऐसे राज्य थे, गणराज्य थे जहां पर हिंसक अलगाववादी हुआ और इसके बाद ये लोग अपने अलग मांग किए, हालांकि सफलता नहीं मिली। अब दोस्तों कह रहा है शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला, यानी परिणाम मतलब रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट क्या निकला जब शॉक थेरेपी लागू हुआ। तो हमने आपको बताया था कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। तो दोस्तों अब कह रहा है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी शॉक थेरेपी जब लागू किया गया तो इसका परिणाम क्या क्या निकला। पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, नहीं, ये परिणाम नहीं था। कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, नहीं दोस्तों ये भी गलत था। पूंजीवादी देश गरीब हो गए, पूंजीवादी देश गरीब कैसे हो जाएंगे। और कह रहा है कि साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए, ये भी सही था, ये भी परिणाम निकला। अब क्या कह रहा है, क्या परिणाम, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ। तो पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, नहीं। कई देशों में मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, नहीं। पूंजीवादी देश गरीब हो गए, नहीं। साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए, यस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, क्योंकि परिणाम तो यही निकला ना कि साम्यवादी देश जितने थे सारे उसके उद्योग चौपट हो गए, जिसके 90% से ज्यादा उद्योगों को कहते हैं ना एक बड़ा गैरेज सेल के नाम दिया गया, यानी औने पौने दामों में बेचा गया, औने पौने दामों में बेचा गया। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। इसी को हम लोग भारत के इतिहास में क्या बोलते हैं, एक बड़ा गैरेज सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक बड़ा गैरेज सेल कहते हैं। बड़ी आराम से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, घबराइएगा नहीं, बड़ी मेहनत से हमने इसे पढ़ाया भी है,
पूरा चैप्टर हमने अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स, जहां मैं ऑफलाइन क्लास देता हूं वहां पे हमने पढ़ाया है। और अच्छे से आप लोग इसे बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा और इसे पढ़ने के बाद आपके सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। 100% की तो गारंटी कोई भी नहीं देता है, और वो देता है तो बच्चे को बेवकूफ बना रहा है, इस बात को मेरी मानना है। मैं व्यक्तिगत तौर की बात कर रहा हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं और ये बात कहें कि जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा और 100% वही आएगा, ये कहना तो दोस्तों एक गलत फहमी है। हाँ, ये कोशिश हर विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर का होता है कि जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन वहीं के इर्द गिर्द से पूछते हैं, शब्दों का बदल देते हैं, चयन कर लेते हैं। मुझे भी आज लगभग 15 साल पढ़ाते हुए हो गया। शब्दों को बदल दिया जाता है, टर्मिनोलॉजी को बदल दिया जाता है, शब्द के लैंग्वेज बदल दिए जाते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ये कहीं बहुत बिरले ही होता है कि जो पढ़ाया सेम वही आया, ऐसा नहीं होता। लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दावे करते हैं कि ये पढ़ो तो रट लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। अरे हम कैसे कर सकते हैं कि हम पढ़ाएंगे और यही सही होगा? हाँ, ये जरूर होगा कि जो पढ़ाएंगे उसमें से ही आएगा और उसके इर्द गिर्द से आएगा, शब्दों का चयन बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी चीजें बदल सकता है। हो सकता है कि ये उद्योग चौपट ना हो, इसके स्थान पर ये लिख दे कि भैया क्या हुआ, गरीबी बढ़ गई, ये भी बात सही है, परिणाम तो ये भी निकला था। असमानता बढ़ गई थी, ये भी परिणाम निकला था। माफिया वर्ग का उदय हुआ था, ये भी परिणाम निकला था। तो चीजें बदली जा सकती है, हूबहू करने के लिए बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर क्या हो गया, ये हो गया, ये भी नहीं हुआ था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। क्या नाम है दोस्तों? रूबल है। जो रूबल यूएसएसआर का भी था और अभी वर्तमान में रूस का भी है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि वहां का संसद का नाम क्या था? ड्यूमा था। संसद का नाम क्या था दोस्तों? संसद का नाम ड्यूमा, ड्यूमा यानी संसद। वहां के संसद को हम क्या बोलते थे? ड्यूमा कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये आपका एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछा जाता है या रूबल के बारे में पूछा जाता है। इनमें से कौन सा देश सीआईएस का नहीं है? अब देखिए दोस्तों, सीआईएस मतलब क्या था? तो हमने आपको बताया था कि जो 15 देश यूएसएसआर के थे, इन्हीं 15 देशों में क्या थे? 4 प्रकार के गणराज्य थे। एक जो था वो रूसी गणराज्य था। क्या था? रूसी गणराज्य, जिसके अंदर 3 देश थे। एक जो था बाल्कन गण राज्य, जिसके अंदर 4 देश थे। इसी में दोस्तों एक और था जिसको हम लोग बाल्टिक गणराज्य कहते थे। बाल्टिक गणराज्य, जिसके अंदर 3 देश थे। और एक था जिसे हम मध्य एशियाई गणराज्य कहते हैं। गणराज्य कहते हैं, जिसके अंदर 5 थे। इसी में 90 के दशक में, 90 में रूसी जो गणराज्य था ये अपने आप को अलग कर लिया। यानी जो रूस, बेलारूस और यूक्रेन थे वो अलग कर लिए। तो बाल्टिक के जो 3 थे, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये रह गए। बाल्कन के जो 4 थे, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया और अल्बानिया। और यहाँ पर 5 जो थे मध्य एशिया वाले, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये जो लोग थे, इन लोगों ने ही मिल करके, यानी यहाँ से जो लोग थे, इन्हीं 12 लोगों ने मिल करके फिर जब पतन हुआ तो एक नया संगठन बनाया जिसका नाम सीआईएस पड़ा। और इसमें टोटल 12 सदस्य थे। तो अभी हमने नाम बताया, आपको याद होगा। अब पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सदस्य नहीं था। तो देखिए, मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान था, ये बात बिल्कुल सही है। मध्य एशिया में ही उज्बेकिस्तान भी था, ये भी सही है। बाल्कन में ही अजरबैजान था, ये भी सही है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं था। पाकिस्तान तो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, मध्य एशिया का हिस्सा है भी नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना
किसने की? तो याद रखना दोस्तों, लेनिन ने किया था, जिसे हम व्लादिमीर लेनिन कहते हैं। बड़ी आसान क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन बनते भी है। लेनिन जो 1917 से लेकर 1924 तक कहाँ रहा? यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना। क्या बना? राष्ट्रपति। इसे समाजवादी व्यवस्था कहिए या साम्यवादी व्यवस्था कहिए, इसका जनक कहा जाता है, प्रेरणा स्रोत कहा जाता है या जनक कहा जाता है इस व्यवस्था का। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अगला कह रहा है, बड़े आसान से समझने की कोशिश करिएगा कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया। यानी जब भी क्वेश्चन आपका दोस्तों नहीं वाला आए तो आप सबसे पहले उसे नहीं को गोला घेरिए और क्रश कर दीजिए। आसान बता रहा हूं समझाने वाला, और तब इसे पढ़िए कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व दिया। यानी महत्व दिया वाला जब समझ में आ जाएगा तो बाकी बचेगा तो नहीं वाला होगा। तो निजी संपत्ति की समाप्ति को महत्व दिया। निजी संपत्ति किसी को नहीं दिया, सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई थी, तो निजी संपत्ति का महत्व उसने नहीं दिया। महत्व दिया नहीं, ठीक है। अच्छा, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण किया, ये बात बिल्कुल सही था, समानता की बात की। फिर विरोधी दल का अस्तित्व नहीं था, कोई भी इसमें विपक्षी पार्टियां नहीं थी, ये भी बात सही थी। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, राज्य का ही तो नियंत्रण था, अर्थात निजी संपत्ति समाप्त कर दिया, ये भी इसका बात सही है, महत्व था, ये भी महत्व था, ये भी महत्व था। लेकिन जो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं कर रहा है, ये गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से राज्य का ही क्या था? नियंत्रण था। तो यही तो पर महत्व नहीं था, अर्थात तीनों का तीनों था। तो इसका उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका डी हो जाएगा। इस तरह से आराम से एकदम समझिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा आपको। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आराम से इसको समझिए और बनाने का प्रयास करिए। कभी क्वेश्चन को समझ कर बनाइए, रट कर नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है? यानी जो बाल्टिक गणराज्य था, हमने बताया था अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो बाल्टिक गणराज्य था दोस्तों, इस बाल्टिक गणराज्य में 3 देश आते थे। कितने देश आते थे दोस्तों? 3 देश आते थे, ठीक है। कितने देश आते थे? 3 देश आते थे। इसमें से एक देश का नाम लिथुआनिया था, लिथुआनिया, ठीक है। दूसरे देश का नाम था एस्टोनिया, एस्टोनिया, और एक का नाम था लातविया। अब आप देख लीजिए कि इसमें से तीनों में से कौन सा मैच कर रहा है, कहां पर? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। तो इसका मतलब कि जो बाल्टिक गणराज्य के जो देश थे वो यही थे, 3 थे, और यही तीनों को आपको बनाना है, जो आपका उत्तर सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में सत्ता के 2 केंद्रों या ध्रुवों का होना क्या कहलाता है? जैसे हम पढ़े हैं कि 1945 के बाद, जब 1945 के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, एक पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जिसका अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, अर्थात इसे हम पहली दुनिया कह सकते थे, पहली दुनिया। और दूसरी जो व्यवस्था थी इसे हम साम्यवादी व्यवस्था कह सकते हैं, साम्यवादी व्यवस्था जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। तो पूछ रहा है कि जब 2 केंद्र या ध्रुवों का होना क्या कहलाता है? तो निश्चित तौर पे 2 ध्रुवीय विश्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 ध्रुवीयता कहलाएगा, क्योंकि एक ध्रुव होता तो एक ध्रुव कहलाता, अर्थात इसका उत्तर ये हो जाता। बहु मतलब कई लोग होते तो बहु माना जाता। तो अगर 2 ही तो थे, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। आराम से एकदम समझ समझ के बनाइए, रट करके ABCD कभी भी काम मत करिए। अब कह रहा है सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। अब पूछ रहा है कि इस समय जो यूएसएसआर था इसका महासचिव कौन था? तो वही थे
मिखाइल गोर्बाचेव, यही तो थे इस समय इसका महासचिव। तो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये 1982 से लेकर के 1991 तक रहे, अंतिम दौर तक, जब तक इसका पतन नहीं हुआ। ठीक है, एकदम आसान तरीके से आपको बनाना है, कोई घबराना नहीं है, एकदम बड़े आराम से क्वेश्चन लेकर के बैठिए और एक एक करके कॉपी कलम पास में ले लीजिए। और हम तो एक्सप्लेन करा रहे हैं, पहले आप देखिए और देख करके इसका स्वयं से उत्तर ढूंढिए और फिर देखिए कि मैं इसका उत्तर क्या दे रहा हूं। फाइनली चेक करके आप बताइए, आप देखिए कि कितना इसका सही हो रहा है, कितना सही नहीं हो रहा है। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? आप देखिए, कह रहा है कि दूसरी दुनिया जो थी, जिसे हम साम्यवादी व्यवस्था बोलते थे, क्या बोलते थे दोस्तों? दूसरी दुनिया को हमने नाम दिया था साम्यवादी व्यवस्था, अतः साम्यवादी थे। तो इसमें कौन से देश आते थे? क्या विकासशील देश थे, क्या पूंजीवादी देश थे, गुटनिरपेक्ष, साम्यवादी? साम्यवादी देश थे। ठीक है, अब इस साम्यवादी देशों में पूंजीवाद भी हो सकता है और विकासशील भी हो सकते हैं, विकासशील भी हो सकते हैं और विकसित भी हो सकते हैं, लेकिन देश कौन थे? ये साम्यवादी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो दोस्तों इसका नाम था अमेरिका, जिसे अब एक महान शक्ति के रूप में उभरा और यहां से एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो गई। क्या हुई? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। क्या हुई दोस्तों? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। अब दोस्तों आगे चलिए, आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और आपको हम बताते हैं कि रूस की क्रांति कब हुई। तो दोस्तों रूस की क्रांति 1917 में हुई, जिसे हम साम्यवादी क्रांति के नाम से भी कहते हैं या खूनी क्रांति भी कहते हैं या समाजवादी क्रांति भी इसे हम नाम देते हैं, जिसके लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं था? यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका परिणाम नहीं था, शीत युद्ध की समाप्ति ये था। ठीक है, फिर इसको नहीं गोला घेर दीजिए और पढ़िए कि परिणाम था तो शीत युद्ध की समाप्ति थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हुआ, ये कहां से हो जाएगा दोस्तों? जब सोवियत संघ का अंत हो ही गया तो फिर अमेरिका के बीच में युद्ध क्या होगा? यानी उत्तर तो लग रहा है कि यही सही होगा, लेकिन देखते हैं। फिर सीआईएस का जन्म हुआ, ये भी एक परिणाम था। मध्य पूर्व में संकट पैदा हुआ, ये भी हुआ। तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर क्या हो गया? ये भी हो गया। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध नहीं हुआ। जब मर गया एक व्यक्ति यानी पतन हो गया तो युद्ध कहां से होगा? सिंपल सा फॉर्मूला था। अगला दोस्तों कह रहा है कि मध्य एशिया का कौन सा देश लगभग 10 वर्षों तक कहां रहा, अर्थात 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो नाम था दोस्तों ताजिकिस्तान। क्या नाम था इसका? ताजिकिस्तान नाम था। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर की थी दोस्तों? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि बर्लिन का दीवार 150 किलोमीटर लंबा था। अब दोस्तों कह रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल इनमें से किस संस्था यानी किन संस्थाओं के द्वारा बनाया गया था? तो हमने पीछे भी आपको बताया था कि इसको बनाने वाले वो WB+IMF थे, यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन्हीं ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। और शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3 बातें पढ़नी होती है हमें: अर्थ, विशेषता और इसका परिणाम। अब आता है दोस्तों, बर्लिन की दीवार किसने गिराया था? तो भैया बर्लिन का दीवार, ये मान लीजिए बर्लिन का बीचों बीच दीवार था, तो इसको किसने गिराया था इस दीवार को? तो यही कह सकते हैं हम कि पूर्वी जर्मनी की जनता ने, पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिराया था, अन्य लोगों ने नहीं गिराया था। तो क्या कह रहा है? पुलिस, सरकार, देशद्रोही, आम जनता। तो निश्चित तौर पे ये उत्तर हो जाएगा आम जनता। शायद और बेहतर क्लियर होता अगर पूर्वी जर्मनी की जनता शायद लिखा होता क्वेश्चन में, और बेहतर होता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो लगभग ये 28 वर्षों तक रहा। आप इसे देख सकते हैं, 1989 में पतन होता है, 1961 में बनता है, तो ये 8 हो गया, 8 में से 2 गया,
दो, ये कट गया तो लगभग कितने वर्षों तक रहा? 28 वर्षों तक ये रहा। आप इसे दोनों देख करके निकाल सकते हैं, उत्तर आपका सही हो सकता है। सीआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी सीआईएस का फुल फॉर्म क्या था? तो हमने बताया था दोस्तों कि इसको हम लोग स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहते हैं, राष्ट्रों का राष्ट्रकुल नहीं, राज्यों, सॉरी ये नहीं होगा दोस्तों, पहले वाला हो जाएगा इसका उत्तर। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था के संदर्भ में, ये देखिए प्री बोर्ड 2025 में पूछा है, सोवियत व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब सोवियत के बारे में कथन सत्य नहीं है, इसको गोला घेर दीजिए और कहिए कि क्या सत्य है। यह व्यवस्था समाजवाद पर आधारित थी, बिल्कुल बात सत्य है। यह व्यवस्था पूंजीवाद के विरोध में थी, ये भी बात सही है। यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी ना, ये तो लगता है गलत है। और ये डी वाला क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए था, डी। यह व्यवस्था राज्य को सर्वोपरि मानती थी, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत है, ये सत्य नहीं है कि यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका गलत है। ठीक है दोस्तों, सर्वोपरि मानती थी, ये तो बात सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये भी प्री बोर्ड 2025 में पूछा है कि मिखाइल गोर्बाचेव को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं जाना जाता है? यानी कौन कौन कार्य के लिए जाता है? तो ग्लासस्टोन के लिए लाए थे, ये भी है, पेस्ट्रोइका भी लाए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से तनाव में कमी के लिए, कमी तो किया था इन्होंने, तनाव में जो अपने पुनर्गठन की नीति लाई थी। सोवियत व्यवस्था, सोवियत साम्यवादी दल को सशक्त करने के लिए नहीं, इन्होंने सशक्त नहीं किया था, इनके समय में सोवियत दल क्या था? कमजोर था, इसीलिए नहीं जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सुरक्षा नीति के संदर्भ में अवरोध का उद्देश्य क्या होता है? तो युद्ध की आशंका को रोकना। ये 1960 के दशक में कंसेप्ट ये क्लियर हुआ था, 60 के दशक में ये बातें एक आई थी, जिसे हम अवरोध का नियम कहते हैं। यानी युद्ध की आशंका हो तो उससे पहले युद्ध को रोक दिया जाए, तो इसको हम लोग युद्ध की आशंका को रोकना मानते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अब जैसे भारत रूस सामरिक संधि हुई थी 1916 में, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण 1979 में, सॉरी ये तो हो जाएगा 2016 में। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1979 में, ये थोड़ा दोबारा लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2016, 1979। अच्छा, सोवियत संघ का विघटन 1991, रूस में समाजवादी क्रांति 1917। तो अब देख लीजिए कि पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले तो 4 आएगा, अगर कहीं 4 है यहाँ पे सबसे पहले ये 4 है। इसके बाद 1979 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 91, फिर ये अपना उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ये बोर्ड पेपर 2024 में पूछा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। जो पहले हमने बताया वो तो बड़ी सिंपल तरीके से था, सिंपल था, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद दोस्तों कह रहा है किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित कर दिया था? तो सोवियत संघ का विघटन। जो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, तो इससे पता चल गया कि अब सोवियत संघ का अंत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से शॉक थेरेपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शॉक थेरेपी के बारे में पूछ रहा है, ये बोर्ड सेट 2 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि रूबल के मूल्य में गिरावट आ गई शॉक थेरेपी के संदर्भ, जब शॉक थेरेपी आया तो ये भी बात सही कह रहा है। कौन सा कथन सही है? तो रूबल के मूल्य में गिरावट आई, ये तो सही है। शॉक थेरेपी ने पूंजीवाद को मजबूत किया, ये सही है। इसने वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया, नहीं, वस्तुओं की कीमतों को कम तो नहीं किया। यह समाजवादी कल्याणकारी के पक्ष में था, नहीं, ये भी नहीं सही था। तो पहला और दूसरा अगर इसमें दिया हुआ है तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने में नायक ठीक है के रूप में उभर करके आए थे? तो उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोर्ड 2024 में अलग अलग पत्रों में पूछा गया है। अब दोस्तों अंतिम रूप से अंतिम क्वेश्चन है,
कोई नहीं, टोटल 24 क्वेश्चन हमने दोस्तों देखा। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा, पूरा निचोड़ है ये चैप्टर का, तो आप इस चैप्टर को, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो कुछ बेहतर कमेंट जरूर करिएगा, ये जरूर बताइएगा कि कहाँ से आप इसे देख रहे हैं। हमारी इच्छा होती है ये जानने की। जय हिंद, जय भारत।